अब हम ब्यूप्रेनॉर्फिन की फार्माकोलॉजी के बारे में समझेंगे। ओएसटी के रिलेटेड जो ब्यूप्रेनॉर्फिन की फार्माकोलॉजी है उसको हम देखेंगे। तो अब मेरे को कोई ये बताए कि एक आइडियल ओएसटी मेडिसिन में क्या लक्षण होने चाहिए कि हम कॉन्फिडेंटली उसको यूज़ कर सकते हैं। It should not be addictive. मतलब उसका एडिक्शन पोटेंशियल जो है वो कम हो, आदत कम बने। वेरी गुड, एक हो गया। और लंबा समय असर रहे, बिल्कुल ठीक। और क्या होना चाहिए? Minimum dosage, maximum. डोजेज, उसकी डोजिंग अच्छी हो सके, मतलब इजी टू एडमिनिस्टर भी हो और Availability. इजी अवेलेबल हो, Should be cheap. चीप होनी चाहिए, टेस्ट वाइज भी थोड़ा ठीक हो, नाश्ता ना करें। साइड इफेक्ट कम हो और विड्रॉल क्रेविंग को भी तो केटर करे, है ना? ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट मिनिमल हो गया, है ना? तो एक आइडियल ओएसटी जो मेडिसिन है वो दूसरे गैर कानूनी ओपियोइड जो लेते हैं उनकी तरह ही उसका एक्शन हो, लेकिन विड्रॉल और क्रेविंग को कवर कर पाए, फिर लेसर एडिक्शन पोटेंशियल हो, मतलब उसकी आदत कम बने, इजीली उसको दे सके, लॉन्गर एक्टिंग हो, 24 घंटे से ज़्यादा उसका असर हो, वेल टॉलरेटेड हो, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हो, ठीक है, और चीप हो, इजीली अवेलेबल हो और उसको इजीली स्टोर किया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके, है ना? तो मिनिमल फाइनेंशियल सस्ती भी हो और उसके लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट जो है कम हो। तो एक आइडियल ओएसटी मेडिसिन में ये होगा तो हम उसको एज अ ओएसटी यूज़ कर सकते हैं। 3 जो मेडिसिन हैं जो एज अ ओएसटी यूज़ हो सकती हैं, मेथाडोन, ब्यूप्रेनॉर्फिन, स्लो रिलीज ओरल मॉर्फिन। तो हमारे इंडिया में हम मेथाडोन और ब्यूप्रेनॉर्फिन यूज़ करते हैं एज अ ओएसटी, और जो हमने इससे पहले करैक्टरिस्टिक देखे वो सारे इन दोनों में हैं। ओएसटी मेडिसिन जो है वो ओपियोइड फैमिली के अंडर ही आती है और उसका एक्शन जो है सिमिलर टू ओपीएम ही है, और जिसका एक्शन सिमिलर टू ओपीएम हो उनको हम क्या बोलते हैं? ओपियोइड्स, ठीक है। तो ये ओपियोइड एगनिस्ट है। फिर ये ब्रेन पे ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करती है। कौन से रिसेप्टर है वो? म्यू रिसेप्टर। और इसको आगे क्लासीफाई किया है पार्शियल एगनिस्ट में और फुल में, है ना? तो पार्शियल एगनिस्ट क्या करता है? कम रखता है एक्शन, और फुल एगनिस्ट 100%, ठीक है, रिसेप्टर को फुली एक्टिवेट कर देता है और उसका एक्शन 100% आता है। और एंटागनिस्ट क्या करता है? ब्लॉक करता है, एक्शन कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ओएसटी की मेडिसिन पार्शियल एगनिस्ट और फुल एगनिस्ट में डिवाइड की गई है। तो ये काम कैसे करती हैं? यही हमने पहले देखा था कि ये एक म्यू रिसेप्टर है। हमने एग्जांपल ली थी कि लॉक और की, है ना? तो म्यू रिसेप्टर जो है वो एक लॉक की तरह है। तो क्या ये चाबी जो है इसमें लॉक में लग जाएगी, है ना? तो ओपियोइड एगनिस्ट कैसे काम करते हैं? वो लॉक में बैठ जाती है चाबी और उसका एक्शन जो है 100% आ जाता है, जो फुल एगनिस्ट है। ये चाबी जो है उससे मिलती जुलती है, क्या ये लॉक में लग जाएगी, है ना? तो लग जाएगी तो एक्शन इसका क्या आएगा? 100%। फिर ये मेथाडोन है, क्या ये लग जाएगी इसमें, है ना? तो इसका भी जो एक्शन है फुल एगनिस्ट 100% आएगा, है ना? फिर ये हमारी ब्यूप्रेनॉर्फिन है, तो इसका भी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बहुत इससे मिलता है। क्या ये बैठ जाएगी इसमें? नहीं सर, ये 100% से कम रहेगी। बैठ जाएगी, लेकिन एक्शन जो है इसका 100% से कम होगा, क्योंकि ये पार्शियल एगनिस्ट है। रिसेप्टर में चाबी लग तो जाती है लेकिन एक्शन जो है कम प्रोड्यूस करती है ब्यूप्रेनॉर्फिन। तो हम देखेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ब्यूप्रेनॉर्फिन और उसकी क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। एट लोअर डोज जो फुल एगनिस्ट है और पार्शियल एगनिस्ट लो डोज पे सेम एक तरीके से ही काम करते हैं, असर लाएंगे, उसका कम होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम फुल एगनिस्ट की डोज बढ़ाते रहेंगे तो उसका इफेक्ट जो है बढ़ता जाता है, लेकिन पार्शियल एगनिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। पार्शियल एगनिस्ट में जब हम ब्यूप्रेनॉर्फिन की डोज बढ़ाते रहेंगे एक लेवल ऐसा आता है कि उसके बाद सारे रिसेप्टर जो है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं और जो उसका इफेक्ट है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसको हम सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन फुल एगनिस्ट के साथ क्या होता है? उसका एक्शन बढ़ता जाता है, और जैसे ये ग्राफिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरफ ओपियोइड का इफेक्ट है, इस तरफ ओपियोइड की डोज है।
तो जैसे हम जो हमारा एंटागनिस्ट है वो क्या करता है, रिसेप्टर पे बैठ जाएगा, उसकी डोज बढ़ाते रहोगे, एक्शन कुछ नहीं आ रहा। तो ये लाइन देख रहे हो आप, तो नेल्ट्रॉक्सन हमारा एंटागनिस्ट है, रिसेप्टर पे बैठा और एक्शन कुछ नहीं दिया उसने। फिर हमने दिया हमारा प्योर एगनिस्ट जैसे कि मॉर्फिन या हेरोइन या चिट्टा। तो पेशेंट जितनी डोज बढ़ाता रहेगा उसका इफेक्ट भी उतना ही बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ओवरडोज हो जाएगी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो पार्शियल एगनिस्ट है उसका क्या होता है कि हम डोज बढ़ाते रहेंगे, एक लेवल ऐसा आएगा सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उसके बाद उसका इफेक्ट जो है बढ़ेगा नहीं, वो यहीं पे रहेगा ऐसे, ठीक है। तो उसका इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं, जब रिसेप्टर सारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं और उसका इफेक्ट नहीं बढ़ता। तो ये पार्शियल एगनिस्ट की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसकी डोज हम एक लेवल तक बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद उसकी असर नहीं बढ़ेगा और एक सीलिंग इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन फुल एगनिस्ट के साथ क्या होगा, डोज बढ़ाते रहेंगे, उसका असर भी बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ओवरडोज से उसकी डेथ भी हो सकती है। और एंटागनिस्ट क्या करेगा, रिसेप्टर पे बैठेगा, कोई एक्शन नहीं आएगा उसका, तो ये ऐसे फ्लैट लाइन उसकी रहेगी। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि ब्यूप्रेनॉर्फिन जो है वो ज़्यादा सेफ है। सेफ क्यों है, क्योंकि डोज हम अगर ज़्यादा भी इंसान ले लेगा तो ओवरडोज नहीं होगी, उसके सांस रुकने के चांसेस जो है कम है, तो अल्टीमेटली देयर आर लेस चांसेस ऑफ डेथ। क्यों, क्योंकि इसका एक सीलिंग इफेक्ट आ जाता है, उसके बाद डोज जो है जितनी भी बढ़ा लेंगे तो उससे उसका इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, बस सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाएंगे और उसके बाद उतना इफेक्ट नहीं आएगा उसका। एक तो हमारा ब्यूप्रेनॉर्फिन का ये इफेक्ट हो गया कि इसमें सीलिंग इफेक्ट आ जाता है, सर्टन डोज बढ़ाने के बाद उसके बाद अगर हम 20 mg या 22 mg के ऊपर जाएंगे तो जितनी डोज बढ़ाते जाएंगे अब उससे ज़्यादा असर नहीं होगा। दूसरी ब्यूप्रेनॉर्फिन की क्या प्रॉपर्टी है, ब्यूप्रेनॉर्फिन जो ओपियोइड रिसेप्टर हमने देखा, जो लॉक देखा हमने, उसके साथ उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो रिसेप्टर के साथ जोर से पकड़ के बैठती है, बीच में फंस जाती है, आप ये समझिए। और ये ज़्यादा जोर से बैठती है हेरोइन और मॉर्फिन बाकी ओपियोइड से ज़्यादा टाइटली बाइंड करके बैठती है। तो उससे क्या होता है, अगर रिसेप्टर पहले से ही ऑक्यूपाइड है, किसी ने पहले से ही चिट्टा ले रखा है और ऊपर से वो ब्यूप्रेनॉर्फिन ले ले, तो ब्यूप्रेनॉर्फिन उसको डिस्प्लेस कर देगी, वो बोलेगी कि मेरी इससे एफिनिटी ज़्यादा है, मैं यहाँ पर बैठूँगी। जैसे मान लीजिए ये कुर्सी है, ये कुर्सी के ऊपर पहले कोई हेरोइन बैठी है, तो कमरे में अगर ब्यूप्रेनॉर्फिन आ गई, कुर्सी ब्यूप्रेनॉर्फिन को ज़्यादा लाइक करती है, तो वो कुर्सी पे जो हेरोइन या और कोई नशा बैठा है उसको उठना पड़ेगा। अगर पहले से रिसेप्टर पे कोई बैठा है अदर ओपियोइड और ऊपर से ब्यूप्रेनॉर्फिन अगर हम उसको दे देंगे तो ब्यूप्रेनॉर्फिन का असर कितना है, लेस देन 100%। पहले कितना असर हुआ था, 100%, है ना। तो जब ब्यूप्रेनॉर्फिन वहाँ बैठेगी तो इफेक्ट भी कम हो जाएगा, तो जो पेशेंट को नशा महसूस हो रहा था एकदम से कम हो जाएगा, तो उसको टूटन के तौर पे महसूस होगा। उसको हम प्रेसिपिटेटेड विड्रॉल बोलते हैं, मतलब हमने विड्रॉल को प्रेसिपिटेट कर दिया। पहले उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था, नशा लिया हुआ था, ऊपर से हमने ब्यूप्रेनॉर्फिन दे दी। ब्यूप्रेनॉर्फिन पे कुर्सी की अफिनिटी ज़्यादा है, तो ब्यूप्रेनॉर्फिन का लेकिन असर कम है, 100% से कम है, तो इफेक्ट एकदम से नीचे आ जाएगा, तो नेट रिडक्शन हो जाएगी। उसकी वजह से पेशेंट को फिजिकली ऐसे लगेगा मेरे को टूटन होगी है। इसीलिए हम जब पेशेंट को ओएसटी पे चालू करते हैं हम उसको विड्रॉल में देते हैं। ऐसे नहीं है कि इंटॉक्सिकेशन स्टेज में आया तब हम उसको दवाई चालू करेंगे, हम पहले देखेंगे कि लास्ट उसने ओपियोइड कब ली है, तो ये देखेंगे। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, लेट अस सपोज यहाँ पे पहले ब्यूप्रेनॉर्फिन बैठी है, ब्यूप्रेनॉर्फिन की एफिनिटी इस कुर्सी के साथ ज़्यादा है और ऊपर से अगर कोई हेरोइन ले लेगा तो क्या होगा, ये उठेगी नहीं, तो उठेगी नहीं, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग इफेक्ट, है ना। तो ये हम देखेंगे। तो हमें पता है कि ब्यूप्रेनॉर्फिन की एफिनिटी रिसेप्टर के साथ बैठने की कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, लेट अस सपोज अगर इंडिविजुअल ने पहले चिट्टा ले रखा है जो कि एक फुल एगनिस्ट है जिसका असर 100% है, उसके ऊपर से हमने ब्यूप्रेनॉर्फिन दे दिया तो होगा क्या,
ब्यूप्रेनॉर्फिन जो चिट्टा वहाँ पे बैठा है वो उसको उठना पड़ेगा, चिट्टे का असर हुआ था वो कम हो जाएगा, ब्यूप्रेनॉर्फिन का असर कम है, तो अल्टीमेटली देयर इज नेट रिडक्शन ऑफ द ओपियोइड इफेक्ट। जो उसको मजा आ रहा था एकदम से कम हो जाएगा, और वो पेशेंट को कैसे महसूस होगा, टूटन के रूप में। तो हमें पेशेंट कई बार आके बोलते हैं नशा करके आ जाते हैं, है ना, या तो हमको समझाना है कि आप मेडिसिन लेना चाहते हो ठीक है, लेकिन अगर हमने आपको अभी दी तो आपको बहुत ज़्यादा टूटन लगेगी, तो हमें ओएसटी की दवा विड्रॉल में चालू करनी होती है। जब पेशेंट को थोड़े बहुत माइल्ड विड्रॉल आने चालू हो जाए तब हम ओएसटी चालू करेंगे। क्यों? उसका ये रीज़न है, क्योंकि अगर हमने दे दिया तो हम फ़ायदा करने की बजाय उसका नुकसान कर देंगे। हमने पेशेंट को जब भी ब्यूप्रेनॉर्फिन देनी है उससे पहले हमने पूछना है कि आपने लास्ट बार ओपियोइड कब लिया था, तो इसलिए पूछते हैं हम। तो और जब उसका विड्रॉल आना चालू होगा, जब सीड से हेरोइन उखड़ना चालू होगा, उठना चालू होगा, उसके बाद उसको टूटन होगा तब हम ब्यूप्रेनॉर्फिन देंगे। उससे पहले दिया तो पेशेंट को विड्रॉल आएगा, जो उसको पहले मजा आ रहा था एकदम से कम हो जाएगा ब्यूप्रेनॉर्फिन की वजह से। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक इसकी सीलिंग इफेक्ट हो गया, एक इसका ये इफेक्ट हो गया, है ना। दूसरी क्या क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है, तो मान लीजिए पेशेंट ने पहले से ब्यूप्रेनॉर्फिन ले रखा है, ब्यूप्रेनॉर्फिन ये चेयर पे बैठी है, ये रिसेप्टर पे बैठी है, और ऊपर से अगर कोई हेरोइन ले लेगा तो क्या ब्यूप्रेनॉर्फिन यहाँ से उठेगी? नहीं उठेगी, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा तो चांसेस है कि वो नशे को लेना बंद करेगा, है ना। लेकिन ये तभी होता है अगर हम एडिक्वेट मात्रा में ब्यूप्रेनॉर्फिन की डोज देंगे। एडिक्वेट मात्रा का मतलब ये है कि हमने उसके सारे रिसेप्टर्स को, सारी चेयर्स को ऑक्यूपाई कर दिया। एक चेयर तो नहीं है, ब्रेन में बहुत सारी ऐसी चेयर्स हैं जहाँ पर वो बैठेगी। तो जब सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो चिट्टे को या प्योर एग्निस्ट कोई और नशे जो ओपियोइड है उनको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। जब जगह नहीं मिलेगी तो उसका असर नहीं होगा। जब असर नहीं होगा वो बोलेगा कि मैंने तो 2000 का चिट्टा भी लगाया, मज़ा तो कोई आया नहीं। तो फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे उसकी वो जो आदत है वो छूट जाती है। लेकिन ये तब होगा अगर हम एडिक्वेट डोज में ब्यूप्रेनॉर्फिन उसको देंगे, ऑप्टिमल डोज में। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग इफेक्ट, कि वो चेयर पे बैठ गई और उसने ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर को। अब कोई जगह नहीं है, कोई रिसेप्टर खाली नहीं बचा हुआ जहाँ पे चिट्टा जाके असर करेगा। तो ये इसका तीसरा इफेक्ट है, ब्लॉकिंग इफेक्ट। फिर हमें पता है कि ब्यूप्रेनॉर्फिन जो है वो उसका लंबा समय असर रहता है। तो जब वो लंबा टाइम उसका असर रहता है वो रिसेप्टर से धीरे धीरे छूटती है, तो रिसेप्टर से धीरे धीरे रिलीज होती है वो। और इसका इफेक्ट जो है सबलिंगुअल लेने के बाद 15 से 20 मिनट में आना चालू होता है। पीक इफेक्ट जो है वो 1 से 2 घंटे में। तभी हम पेशेंट को बोलते हैं पहले दिन आप 2 घंटे आपको यहाँ पर बैठना होगा। फर्स्ट डे पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 2 घंटे बैठिए, ताकि हम उसकी डोज अगर उसके बाद भी उसको टूटन लग रही है तो बढ़ा सकते हैं। तो 2 घंटे में उसका जो है पीक इफेक्ट आ जाता है। फिर धीरे धीरे ये रिसेप्टर से छूटती है। और इसका टी हाफ का मतलब कि हमने कोई भी ड्रग जो ली है, हर ड्रग का एक टी हाफ होता है कि कितने टाइम में वो बॉडी से आधा हो जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड टी हाफ। तो इसका टी हाफ जो है वो बहुत लंबा है, तभी इसकी जो डोजिंग है वंस अ डे पे हम कर सकते हैं, क्योंकि 24 से 48 घंटे इसको लगते हैं बॉडी से प्रॉपरली निकलने को। तो इसकी वजह से इसका एक्शन भी जो है लंबा है, क्योंकि इसकी टी हाफ ज़्यादा लंबी है, ठीक है। जो हेरोइन है वो 6 से 8 घंटे में उसका असर ख़त्म हो जाता है, तभी पेशेंट को हर दिन में 3 या 4 बार लेना पड़ता है। तो इसका टी हाफ ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें दिन में 1 बार देने से भी जो है उसके 24 घंटे विड्रॉल क्रेविंग जो है कवर हो जाती है, अगर हम सही डोज में देंगे तो। अगर हम कम डोज देंगे, लेट अस सपोज 2 mg तक देंगे, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 12 घंटे असर रहता है। उसके बाद अगर हम हायर डोज देंगे तो उसका इफेक्ट जो है 48 घंटे तक भी रह सकता है। इसीलिए जब हम एडिक्वेट डोज देंगे तो हम वंस अ डे उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। दिन में वो 1 बार आएगा हमारे पास, तो हमने उसको एडिक्वेट डोज जितनी उसकी डेली की बनेगी वो दे दी, तो अगले दिन फिर 24 घंटे बाद हमारे पास वो आता है। लेकिन अगर हम कम डोज देंगे तो उसका इफेक्ट जो है, जैसे सुबह कोई बोल रहा था कि 4-6 mg से भी उसका असर नहीं हो रहा,
तो पेशेंट शाम में खाता है ना। तो वो यही रीज़न है कि जितनी मेडिसिन कम होगी वो उतनी जल्दी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर 2 ही mg देंगे तो 2 mg का ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक असर रहेगा, तो उसको फिर शाम को लेना पड़ेगा। फिर वो ऐसे स्प्लिट करेगा डोज को, खाएगा नहीं, सामने आपके निकल जाएगा वहाँ से, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें डोज जो है थोड़ा हायर एंड पे ही रखना पड़ता है। और स्टडीज़ भी यही सजेस्ट करती हैं कि जितनी हायर साइड की तरफ डोज होगी उतना ही बेटर रिटेंशन भी रहता है, हमारे साथ जुड़े भी रहते हैं, और 24 घंटे उनको किसी और नशे की तरफ देखना नहीं पड़ता। हमने डोज कोई इस हिसाब से नहीं दे रहे हैं कि हमने उसको इससे नशा कर देना है। हम डोज उस ब्रैकेट में रखते हैं कि ना तो इनको विड्रॉल हो, ना ही इनको क्रेविंग हो, और ना ही इससे नशा हो। तो वैसी ब्रैकेट में रखना है कि इंटॉक्सिकेशन भी ना हो, लेकिन इतना भी कम नहीं देना है कि उसको शाम को जाके फिर ज़रूरत पड़े। तो हमें एक एडिक्वेट डोज देना पड़ता है, और डॉक्टर ये असेस करते हैं इससे नशा भी नहीं हो रहा और इसकी क्रेविंग भी जो है केटर होगी उससे। तो लंबा टाइम असर रहता है, इसलिए वंस अ डे डोजिंग इसकी बन जाती है। ब्यूप्रेनॉर्फिन की एक क्या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये लिवर में जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाती है, तभी हम इसको ओरली नहीं देते। जो ब्यूप्रेनॉर्फिन को ब्रेक डाउन करते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कौन से वो एंजाइम है। लेकिन ब्यूप्रेनॉर्फिन अगर पानी से लेंगे तो पेट में जल्दी वो क्या हो जाएगी, नॉरब्यूप्रेनॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो इनएक्टिव है ब्रेन के लिए, तो वो काम ही नहीं करेगी। कितना काम करती है, 10%। अगर मैंने 10 गोली पेशेंट को बोली कि ये लो पानी से ले लो, उसमें से कितनी गोली काम करेगी, 1। क्यों? क्योंकि वो पेट में जाएगी, पेट से लिवर में जाएगी, लिवर ने उसको ब्रेक डाउन कर देना है नॉरब्यूप्रेनॉर्फिन में। नॉरब्यूप्रेनॉर्फिन दिमाग के अंदर काम ही नहीं करती, इनएक्टिव फॉर्म है, तो असर जो है वो 10% ही होगा। फिर काम कैसे करती है, सबलिंगुअल रूट से। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है, सबलिंगुअली भी 50 से 60% ही बायोअवेलेबिलिटी है इसकी। मतलब अगर आपने 10 गोली दी तो 50% कितना हुआ सबलिंगुअल, 5 गोली। तो हम कई बार सोचते हैं कि हम 10 गोली पेशेंट खा रहे हैं, इसकी तो डोज ही बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में 10 गोली तो उसके ब्रेन तक पहुंचती नहीं है, वो पहुंचती है सिर्फ 50%। 50% ही मतलब उसको असर करती है। अगर यही पेशेंट आईवी रूट से ले तो कितना पहुंचेगी, 100%। तो एक गोली से हो सकता है वो डाइवर्ट करके उसको उतना ही मज़ा आ रहा है जितना 2 गोली जीभ के नीचे रख के, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि सबलिंगुअल इसकी बायोअवेलेबिलिटी ब्रेन तक जो पहुंचती है वो 50% है, ओरली लेंगे तो 10% है। अगर पेशेंट आईवी लेगा, 2 mg भी लगाएगा तो 2 mg की 2 mg ब्रेन में पहुंचेगी, है ना। तो सबलिंगुअल हमने रखा, वो कहाँ गई, यहाँ नसों में गई, नसों से सीधा हार्ट में गई, हार्ट से सीधा ब्रेन में गई, लिवर में तो बाद में पहुंचेगी, ठीक है। और आईवी तो सीधा ही ब्लड से सीधा ब्रेन में, उधर से उसका 100% असर है, सबलिंगुअल 50% है और ओरली 10। अगर किसी को जिगर में दिक्कत है, दारू की वजह से जिगर खराब हो चुका है, तो जिगर प्रॉपरली जूस पैदा नहीं कर रहा, एंजाइम पैदा नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों में ब्यूप्रेनॉर्फिन ब्रेक डाउन नहीं होती। ब्रेक डाउन नहीं होगी तो ब्लड में घूमती रहेगी। तो ऐसे लोगों में हमें डोज जो है थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि उनको ज़्यादा असर आता है, वो ब्रेक डाउन होकर शरीर से निकलती ही नहीं है जल्दी। तो ऐसे लोगों में हमें डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है, जिनमें क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, मतलब डीकम्पनसेटेड या कंपनसेटेड हुए हैं। थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अगर दिक्कत है, मॉडरेट टू सीवियर प्रॉब्लम है। फिर साइड इफ़ेक्ट, बाय लार्ज इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है कम है, और जर्नली जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो सबसाइड हो जाते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो है बिल्कुल कम है, बहुत रेयर है। जर्नली डोज रिलेटेड हो सकते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हो सकता है हमने डोज ज़्यादा दे दी। किसी को नशा कर सकती है ज़्यादा, सडेशन हो सकती है, वो भी डोज के रिलेटेड से हो सकती है। किसी की जो है स्लीप में डिस्टरबेंस कर सकती है, कोई बोलेंगे कि मेरी नींद इससे उड़ गई है, कुछ दिन से आ नहीं रही है। फिर किसी को बॉडी एक हो सकती है, लेकिन ये इसलिए भी हो सकता है कि हम डोज शायद कम दे रहे हो, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग बहुत पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि जब मैंने खाई नोजिया हो गया। जितने भी ओपियोइड हैं सभी में टेंडेंसी है नोजिया क्रिएट करने की, सारे ओपियोइड्स के। फिर चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, पसीना
ज़्यादा आ सकता है। जर्नली साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके कम हैं, और जर्नली 2-3 हफ्तों में जो है जो पेशेंट कंप्लेंट करता है वो ठीक हो जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि हम डोज कहीं कम तो नहीं दे रहे उसकी वजह से है, या हम कुछ ज़्यादा दे रहे हैं उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगी है। तो बाय एंड लार्ज इट इज़ वेरी सेफ, और सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत कम है। उसमें क्या हो सकता है सीरियस में, वेरी रेयर में सीजर हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, पैनिक अटैक, डिस्निया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने आज तक इनमें से कोई भी नहीं देखी है। देयर आर सम फ्यू केसेस रिपोर्टेड, बट जर्नल क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज ये सेफर मॉलिक्यूल है, और कोई डेंजरस इवेंट इससे नहीं ऐसे देखा गया। कोई मेरे को बता सकता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम बुप्रेनॉर्फिन बिल्कुल ही नहीं देंगे? कोई ऐसी कंडीशन है? हो सकती है लिवर ट्रांसप्लांट, सिरोसिस में, मतलब अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यहाँ पे तो ऐसे है कि हम डोज जो है अभी हमने देखा कि एडजस्ट करनी पड़ती है। हमने अभी डिस्कस किया ना कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, तो उसमें अब्जॉर्ब जो है मतलब मेटाबोलाइज नहीं होगी जल्दी। एक ही एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, वो हम देखेंगे, है ना, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपर सेंसिटिविटी की, है ना, ये किसी भी सिंपल भाषा में गोली से एलर्जी है ना। कई कुछ लोगों को होता है ना कि डिक्लोफिनेक से एलर्जी है जी, खाने के बाद मुंह लाल हो गया, तफड़ हो गए, है ना, एलर्जी होगी। अगर ऐसी कंडीशन है, प्रीवियसली पता है कि उसने बुप्रेनॉर्फिन खाई थी, और हम सीवियर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज़ दी ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें बुप्रेनॉर्फिन नहीं देंगे। लेकिन मैंने आज तक पिछले 12 साल में कोई ऐसा केस नहीं देखा है कि जिसको बुप्रेनॉर्फिन में, मैम आपने कोई एक पेशेंट को हमने देखा था जिसमें बुप्रेनॉर्फिन से उसको हाइपर सेंसिटिविटी हुआ, हम लोगों ने उसको मेथाडोन दिया था। सो देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे स्लो रिलीज ओरल मॉर्फिन। तो दिस इज़ दी ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। बाकी सारी जो है जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, जैसे लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीवियर फॉर्म में है, तो उसमें हमें थोड़ा जुडिशियस होके देना पड़ेगा, डोज उसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर डिपेंडेंस है सेडेटिव हिप्नोटिक की, 30-40 गोलियां नींद की खा रहा है, 2 से 3 एक बॉटल डेली दारू की पीता है, तो हमें पता है कि ये भी डिप्रेसेंट है, अल्कोहल भी डिप्रेसेंट है, तो ऐसी चीज़ में हमें इसकी फिर डोज जो है थोड़ी जो है कम रखनी होगी। और साथ के साथ जो उसकी दूसरी बीमारी है जैसे अल्कोहल की डिपेंडेंस है, उसका भी जो है इलाज के लिए उसको साइकेट्रिस्ट के पास हमें भेजना होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी हम दे सकते हैं, तो डोज टाइट्रेट करनी पड़ती है, क्योंकि रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है हो सकता है। तो हम वो कौन से केसेस हैं जिनमें थोड़ी प्रिकॉशन से हम देखेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे कि डोज को सेट करना है। तो जिसको सीवियर फॉर्म ऑफ एस्थमा है, क्योंकि हमें पता है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है ना, तो सांस उसको पहले ही नहीं प्रॉपरली सही ले पाता, हम सीवियर फॉर्म में है, कोई ठीक है जिसका मेंटेन इन्हेलर से बढ़िया चल रहा है, सीजनल एस्थमा होता है ना, ऐसे केसेस की बात नहीं कर रहा। जो सीवियर फॉर्म ऑफ एस्थमा है वैसे केसेस में हमें थोड़ा देखना होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहता है। फिर हम हेपेटिक इम्पेयरमेंट हमने देखा कि जिगर ठीक नहीं है, आधे क्वार्टर की बात नहीं हो रही, 2 बॉटल डेली पीता है, जिगर ख़राब हो चुका है, डीकम्पनसेशन कंपनसेटेड स्टेज में है, ऐसे केसेस में जो उसके ब्लड लेवल है बुप्रेनॉर्फिन में ब्लड में घूमती रहेगी, तो जो उसका असर है वो लंबा टाइम बॉडी में रहेगा, तो क्योंकि लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर फियोक्रोमोसाइटोमा जो एड्रीनल ग्लैंड का कैंसर रहता है उसमें बीपी बढ़ सकता है, तो ऐसे केसेस में बुप्रेनॉर्फिन की डोज को थोड़ा कम करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। फिर हमारे आईबीएस हो गया, क्योंकि हमें पता है म्यू रिसेप्टर पेट में भी है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इससे, तो आईबीएस वाले को पहले ही दिक्कत है, तो उससे आईबीएस जो है आईबीडी उसकी बढ़ सकती है बीमारी, तो ऐसे केसेस में थोड़ी डोज को हमें एडजस्ट करना होगा। फिर हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म
उनमें भी जो मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर नहीं हो पाती, उस केस में भी जो है बुप्रेनॉर्फिन की डोज जो एडजस्ट करनी पड़ती है। फिर हमारे प्रोस्टेट जिसके गदूद बढ़ जाते हैं, यूरिनरी रिटेंशन होती है, क्योंकि ओपियोइड जो हैं वो भी ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो पेशेंट आपको कई बार जो ओपियोइड यूज़र होते हैं वो वॉशरूम में कई टाइम खड़े रहते हैं, क्योंकि यूरिन जो है उनका प्रॉपरली पास नहीं होता। और अगर पहले से ही उसको हाइपरट्रॉफी है, कोई ओल्ड एज ग्रुप का पेशेंट है आपके पास, तो ऐसे केस में थोड़ी हमें डोज जो है उसकी एडजस्ट करनी पड़ती है। बाय एंड लार्ज इसकी ड्रग इंट्रैक्शन जो है, साथ में कोई और, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होंगे जिनकी HIV की दवाई चल रही है, या TB की दवाई चल रही है साथ में, या हेपेटाइटिस C की दवाई चल रही है ना, या कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, या उसका साइकेट्रिक कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या दौरे की दवा चल रही है। तो जर्नली जो है ये इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस कम है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ध्यान वहाँ पे रखना है। अगर साथ में वो ब्रेन डिप्रेसेंट उसके चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब नींद की गोलियाँ अगर वो खा रहे हैं, तो ऐसे केस में थोड़ी डोज उसकी एडजस्ट करनी पड़ती है। मतलब आपके पास पेशेंट आएंगे जिनके LFT डीरेंज्ड है 120, 130, 140, हेपेटाइटिस C में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं 400 भी है उनकी, तो उनमें हम दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस C के ड्रग्स के साथ इनकी कोई ऐसी इंट्रैक्शन नहीं है। अगर लीवर उतना ज़्यादा खराब है कि उसके आँख में येलो कलर का दिख रहा है, तब आपको डोज साइज सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप आराम से दे सकते हो। हेपेटाइटिस या HIV जिसमें पॉजिटिव है उनमें एक्चुअली हमें OST शुरू करना है, क्योंकि अगर आप OST वहाँ पे नहीं शुरू कर रहे हो, वो हेरोइन जाके ले रहा है, हेरोइन की वजह से जो खतरा है और गुना ज़्यादा है, तो इट इज़ बेटर टू गिव OST। उसमें एक्चुअली दोनों का उसमें भलाई होगा, बोथ इन हिज ड्रग्स एज वेल एज हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट। पहले से उसने कोई ओपियोइड एगनिस्ट ले रखा है, कोई फुल एगनिस्ट ले रखा है, तो उसमें हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि विड्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो वेट करते हैं हम कि उसकी विड्रॉल शुरू हो, तब जाके हम उसको बुप्रेनॉर्फिन देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम विड्रॉल उसके इंड्यूस कर दें। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं। तो बुप्रेनॉर्फिन जो है वो साइटोक्रोम P450 3A4 एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो इनके इंड्यूसर्स हैं, मतलब साइटोक्रोम एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये बुप्रेनॉर्फिन को जल्दी से कंज्यूम कर जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हमें बुप्रेनॉर्फिन की डोज को बढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए कोई दौरे की दवा चल रही है जिसकी फेनेटाइन, ठीक है, कार्बेमेज़ापिन, या TB की रिफेम्पिसिन चल रही है, तो कई बार पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब से TB की दवा चालू की है तब से टूटन होनी चालू हुई है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाँ इसका उस ड्रग से इंट्रैक्शन है, ये रिफेम्पिसिन ले रहा है, रिफेम्पिसिन की वजह से जो है एंजाइम जल्दी बुप्रेनॉर्फिन को वो खा जाते हैं और बुप्रेनॉर्फिन बॉडी में कम रह जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं उसकी डोज जो है बढ़ानी पड़ेगी। मरीज सच बोल रहा है। और हमारी आगे जो मेडिसिन थी ART, हम जिसमें टीनोफोवीर, लेमिविडिन, एफावरेंस यूज़ करते थे, अब तो हमारी चेंज हो गई है, हम डोलूटेग्रावीर वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो जब पेशेंट की कई बार HIV की दवाई चालू होती थी, पेशेंट आकर बोलता था जब से HIV की मेडिसिन चालू हुई है तब से टूटन होने लगी है। और तो वो एफावरेंस की वजह से होता था कि एफावरेंस जो है बुप्रेनॉर्फिन को कम कर देती थी। तो हमें ऐसे केस में बुप्रेनॉर्फिन को बढ़ाना पड़ता था। फिर कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। तो इनहिबिट करेंगी तो बॉडी में बुप्रेनॉर्फिन घूमती पड़ेगी, तो ऐसे में हमें बुप्रेनॉर्फिन जो है कम करनी पड़ती है। वो कौन सी मेडिसिन्स हैं? कुछ एंटी डिप्रेसेंट हैं। डॉक्टर साहब जब से फ्लॉक्सीटिन एंटी डिप्रेसेंट चालू किया है तब से थोड़ा नशा सा ज़्यादा हो रहा है ना। तो हमें ये कुछ पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे जो है बुप्रेनॉर्फिन को हमें थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि ये एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जिसने इसको अब्जॉर्ब करना है बुप्रेनॉर्फिन को। तो वो कौन सी हैं? एंटी डिप्रेसेंट फ्लॉक्सीटिन, पैरोक्सिटिन, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं, कुछ एंटी फंगल्स भी हैं, है ना, और कुछ ART की मेडिसिन हैं। तो इनमें हमें बुप्रेनॉर्फिन की डोज को जो है थोड़ा कम करना पड़ता है। क्या लोग बुप्रेनॉर्फिन को मिसयूज कर सकते हैं? क्या बुप्रेनॉर्फिन से नशा होता है ना। अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन जिसको नशे का आदी है, टॉलरेंस जिसकी बनी हुई है, उनके लिए
तो क्रेविंग विड्रॉल रोक देगा। लेकिन अगर हम जैसा कोई एकदम से बुप्रेनॉर्फिन ले ले तो हमें क्या होगा, नशा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, नशा लेने के लिए लोग इसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली जो ओपिएड नाइव हैं, जिनको ओपिएड की बीमारी नहीं है और डिपेंडेंट नहीं है, अगर वो लेंगे तो, मान लो कोई डेली शराब पीता है, उसको किसी ने एक दिन आके बोल दिया यार ये मेडिसिन है, मैं तो ये खाता हूँ, इससे मेरा सारा दिन कोई टूट नहीं होगी। अब उस बंदे ने कभी ओपिएड वो लेता ही नहीं है, वो लेगा तो उसको नशा भी होगा, फिर हो सकता है वो इस पे डिपेंडेंट हो जाए, है ना। तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो डिपेंडेंट फॉर्म में कोई भी ओपिएड नहीं लेते, उनमें ये किक भी दे सकते हैं, उनमें मज़ा भी आ सकता है, और अगर वो लगातार कुछ दिन खाते रहेंगे और एकदम से बंद करेंगे तो उनको विड्रॉल भी आ सकते हैं। फिर भी इसकी एडिक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से इसका अब्यूज़ पोटेंशियल जो चिट्टे के अगर कंपैरिजन बहुत कम है। और जनरली ये देखा गया कि कोई भी नशा जो जितनी जल्दी एक्ट करता है और जितनी जल्दी रिसेप्टर से रिलीज़ होता है तो उसका एडिक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये रिसेप्टर से धीरे धीरे रिलीज़ होती है। इसकी अगर टूटन लगेगी भी तो 24-48 घंटे के बाद धीरे धीरे जाके महसूस होती है। कई बार पेशेंट भी बोलते हैं ना मैं कि डॉक्टर साहब 3 दिन दवाई नहीं खाई तो मेरे को टूटन हुई। तो विड्रॉल हो सकते हैं लेकिन हेरोइन की तरह इतने सीवियर फॉर्म में नहीं होंगे। तो विड्रॉल तो जो है डिपेंडेंस के बिना भी हो सकता है। आज हमने ये भी देखा कि विड्रॉल जो है वो बिना डिपेंडेंस के भी हो सकता है। विड्रॉल तो जैसे कोई बीपी की गोली लेता है, अगर वो एक दिन नहीं खाएगा तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, वो भी एक तरीके का विड्रॉल ही है। तो आजकल जो हम बुप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन यूज़ करते हैं, पहले हमारे पास प्लेन आती होंगी, जो पुराने यहाँ पे अगर कोई है उनको पता होगा, पहले प्लेन बुप्रेनॉर्फिन हमारे पास आती थी। तो अब नैलोक्सोन वाली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? नैलोक्सोन है क्या? बेसिकली एंटागनिस्ट है ना। और नैलोक्सोन इट्स अ लाइफ सेविंग एसेंशियल ड्रग जो हमारी किट में होना चाहिए एक इमरजेंसी में। मान लो कोई ओपिएड ओवरडोज का पेशेंट आ गया है ना, तो उसमें हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं? ओपिएड ओवरडोज आया, ओपिएड ओवरडोज में क्या होता है? पिन पॉइंट प्यूपिल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कोमा, ये ट्राइड रहता है ना। तो उस केस में हम अगर ओवरडोज का पेशेंट आया ओपिएड ओवरडोज का, उसमें हम नैलोक्सोन देते हैं आईवी रूट से। तो ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। लेकिन अब प्रश्न ये आएगा कि एक एंटागनिस्ट है और एक पार्शियल एगनिस्ट है, दोनों को मिक्स क्यों किया है? एक का असर उल्टा, एक का असर रिसेप्टर पे लेस देन 100% है। तो वो हम देखेंगे अब, है ना। तो इसको हम जो अभी बुप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, नैलोक्सोन एक एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट रिसेप्टर पे क्या करता है? बैठता है लेकिन एक्टिविटी कोई नहीं प्रोड्यूस करता, है ना। तो जो नैलोक्सोन है इसको 1:4 में डाला, अगर वो 2 mg है तो ये 0.5 होगा, चौथा हिस्सा, और 0.4 में 0.1, ठीक है। तो 2 स्ट्रेंथ्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर नैलोक्सोन क्या है? ओपिएड एंटागनिस्ट है। लेकिन अगर इसको ओरली लेंगे या सबलिंगुअली लेंगे, इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 10% ही है, बहुत कम है, तो वो ब्रेन में पहुंचेगा नहीं। लेकिन अगर आईवी इसको कोई गोल कर लेगा तब जाकर ये काम करेगा। तो बुप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन टैबलेट को अगर कोई इंट्रावीनस रूट से लेगा तो वहाँ पे नैलोक्सोन जाकर रिसेप्टर पे बैठ जाएगा और अल्टीमेटली बुप्रेनॉर्फिन का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल उसको कम कर देगा, ठीक है। और अगर उसने पहले से कोई ओपियोइड ले रखा है, उसको मिक्स करके लगा रहा है, तो हो सकता है प्रेसिपिटेट भी कर दे विड्रॉल को। तो ऐसे ये काम करती है। लेकिन जीभ के नीचे अगर कॉम्बिनेशन को रखेंगे तो खाली बुप्रेनॉर्फिन ही काम करती है ना। सो व्हेन टेकन सबलिंगुअली बुप्रेनॉर्फिन अकेली काम करेगी। और बुप्रेनॉर्फिन भी कितना % काम करती है सबलिंगुअल? 50। नैलोक्सोन तो काम ही नहीं करेगी। लेकिन जब वही इंसान इसको डाइवर्ट करके इंजेक्ट करेगा तो नैलोक्सोन जाके रिसेप्टर पे बैठेगी और बुप्रेनॉर्फिन के इफेक्ट को कम कर देगी। और अगर उसने पहले से कोई ओपियोइड ले रखा है तो विड्रॉल ला देगी। तो इससे क्या होगा? पेशेंट को लगेगा कि मैंने तो इंजेक्ट भी किया, मज़ा तो आया नहीं, सो और दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे फिर वो इसको
जो इंजेक्शन है वो कम कर देता है। तो नैलोक्सोन इसलिए डाला है ताकि डाइवर्जन को हम रोक सकें। तो ब्यूप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन सबलिंगुअली लेंगे तो 50 to 60% बायोअवेलेबिलिटी है ब्यूप्रेनॉर्फिन की और 0% नैलोक्सोन की। सबलिंगुअल जब गोली रखा तो नैलोक्सोन ने काम नहीं किया, खाली ब्यूप्रेनॉर्फिन ने काम किया, ब्यूप्रेनॉर्फिन का इफेक्ट आया, पेशेंट खुश। अब इसको गोलकर इंजेक्ट किया उसने तो दोनों की बायोअवेलेबिलिटी पूरी है, लेकिन रिसेप्टर पे जाके नैलोक्सोन बैठ जाएगा और ब्यूप्रेनॉर्फिन के इफेक्ट को नहीं आने देगा, कम रखेगा। और अगर ओपियोइड ले रखा है पहले से तो विड्रॉल को प्रेसिपिटेट कर देगा, पेशेंट को मज़ा नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली वो ये इसको इंजेक्ट करना छोड़ देगा। लेकिन कुछ केसेस में 10 से 20% लोगों में इसका भी असर जो है देखने को मिलता है, लेकिन 80 to 90% लोगों में ये चीज़ होगी। जब से टेक होम चालू की है तो ये वाली मेडिसिन हमने देनी चालू की है, और जब हम प्लेन ब्यूप्रेनॉर्फिन को स्विच करके नैलोक्सोन वाला यूज़ करते हैं तो हमें डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्यूप्रेनॉर्फिन तो उतनी जा रही है, नैलोक्सोन जो है वो काम नहीं करती जीभ के नीचे से, तो हमें डोज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। मान लो कोई 8 mg डेली प्लेन ले रहा था तो डायरेक्टली वी कैन गिव 8 mg नैलोक्सोन वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबलिंगुअली वो लेगा उसको असर नहीं होगा, और अगर इंजेक्ट करेगा नैलोक्सोन काम करेगी, उसको मज़ा नहीं आएगा। दिस इज़ हाईली सूटेबल फॉर टेक होम प्रैक्टिस। तो टेक होम में हम नैलोक्सोन वाला कॉम्बिनेशन देते हैं। अभी भी जैसे हमारे इंडिया में ऐसे सेंटर हैं जो पहले 3 महीने ब्यूप्रेनॉर्फिन प्लेन देते हैं, और जब टेक होम चालू करनी होती है तब वो नैलोक्सोन वाला कॉम्बिनेशन देना चालू करते हैं। इससे मिसयूज पोटेंशियल कम हो जाता है और डाइवर्जन के चांसेस जो हैं ब्यूप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन वाले में कम है। लेकिन हमें अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है ना, उसमें हमने नैलोक्सोन वाला कॉम्बिनेशन जो है अवॉइड करना है, क्योंकि नैलोक्सोन को ऐसे उसकी प्रॉपरली ऐसे स्टडीज़ नहीं हुई हैं कि उसको प्रेगनेंसी में वो सेफ़ नहीं है। और जिनको नैलोक्सोन से एलर्जी है, जैसे ब्यूप्रेनॉर्फिन के हमने देखी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसमें नहीं देंगे, एलर्जी है। तो अगर किसी को नैलोक्सोन से एलर्जी है वैसे वाले में भी हम नैलोक्सोन वाला कॉम्बिनेशन जो है अवॉइड करेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट वुमन में हम प्लेन ब्यूप्रेनॉर्फिन एडवाइस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आया, हमें पता ही चला वो सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके, तो जो रिस्क होना था वो तो अब निकल गया, ठीक है। और अगर हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है, तो और पेशेंट अभी भी चिट्टा ले रहा है, तो चिट्टे से बेटर है कि हम ब्यूप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन दे देंगे। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, लेकिन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपके पास प्लेन वाली अवेलेबल है तो देन यू कैन यूज़ दैट। नैलोक्सोन को ब्यूप्रेनॉर्फिन के साथ इसलिए मिलाया ताकि जब वो इंजेक्ट करेगा तब उसको असर नहीं आएगा। तो अगर वो सबलिंगुअल लेगा, नैलोक्सोन काम ही नहीं करती, नैलोक्सोन डजंट वर्क थ्रू सबलिंगुअल रूट। टैबलेट में सिर्फ ब्यूप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन का ही कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन में आती है। अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास प्लेन ब्यूप्रेन, जैसे जम्मू कश्मीर में उनके पास प्लेन ब्यूप्रेनॉर्फिन भी आती है, तो उनके पास ऑप्शन है कि प्रेग्नेंट वुमेन में वो प्लेन में स्विच कर देंगे, है ना। ब्यूप्रेनॉर्फिन और ब्यूप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन में डोज में कोई इश्यूज है नहीं, एंड अगर ओरली लेते हैं अगेन उसका शरीर में अब्जॉर्प्शन होगा भी नहीं, सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। यूजुअली हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में जितना हम मेडिसिन को कम करते हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन, द टाइप ऑफ मेडिसिन, उतना हम कम रखते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में वो बच्चे में असर कर सकते हैं। उस वजह से वी ट्राई टू गिव प्लेन ब्यूप्रेनॉर्फिन एंड नैल्ट्रेक्सन यूजुअली अवॉइड करते हैं। मेन रीज़न इसके उसमें प्री टाइम लेबर वो वाले रिस्क ज़्यादा होते हैं। नैलोक्सोन में ओरली अगर लेते कोई दिक्कत नहीं, अगर वो इंजेक्ट करते हैं तब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें भी अगेन वो प्री टाइम लेबर, बच्चा जो है जल्दी होने का, अबॉर्शन होने का, उस तरीके के रिस्क बढ़ता है, वैसे और कोई रीजंस नहीं है। ब्यूप्रेनॉर्फिन फार्माकोलॉजी में हमने ये देखा कि इसका सबलिंगुअल इफेक्ट 50 से 60% है, गुड है, और आईवी एब्जॉर्प्शन 100% है, और ओरल एब्जॉर्प्शन लेस देन 10% है। तो इट इज़ ससेप्टेबल कि लोग हाँ इसको आईवी रूट से ले सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि ब्यूप्रेनॉर्फिन का हायर एफिनिटी है टू दी ओपियोइड रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर के साथ टाइटली बैठती है ना, एफिनिटी ज़्यादा है,
बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो अगर पहले से ये बैठी होगी तो ऊपर से कोई नशा लेगा तो नशा नहीं होगा, हेरोइन लेगा तो उसका असर नहीं आएगा, तो बाकी नशों का ये एनाल्जेस्टिक इफेक्ट जो है वो ब्लॉक कर देती है, ब्लॉकिंग इफेक्ट है ना। और जैसे ये compete करती है क्योंकि इसकी अफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर पहले से कोई ओपियोइड ले रखा किसी ने तो कंपटीशन इनमें हो रहा है, तो ब्यूप्रेनॉर्फिन बैठेगी वहाँ पर जाकर और हेरोइन को डिस्प्लेस कर देगी। हेरोइन डिस्प्लेस हो जाएगा तो पेशेंट को जो मज़ा आ रहा था एकदम से कम हो जाएगा और उसको विड्रॉल के रूप में पेश होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड विड्रॉल, जो हमने प्रेसिपिटेट कर दी, ठीक है। और क्योंकि ये स्लोली डिसोशिएट होती है रिसेप्टर से, इसीलिए, और टी हाफ भी इसका ज़्यादा है, तो इसका एक्शन भी लंबा है और विड्रॉल और क्रेविंग को ये 24 घंटे से ज़्यादा तक कवर कर पाती है। फिर ये पार्शियल एगनिस्ट है और इसका सीलिंग इफेक्ट है। डोज अगर हम ज़्यादा भी दे देंगे तो ओवरडोज के चांसेस जो हैं इसके साथ बहुत कम है, तो इट इज़ वेरी मच सेफर देन अदर प्योर एगनिस्ट्स। फिर ब्यूप्रेनॉर्फिन नेलोक्सोन क्यों डाली है, क्योंकि नेलोक्सोन जो है अगर आईवी रूट से लेगा तो उसकी डाइवर्जन जो है कम होगी और उसको मज़ा नहीं आएगा, ब्यूप्रेनॉर्फिन का इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर पहले से कोई ओपियोइड ले रखा है तो विड्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो फिर वो आगे से जो है उसको आईवी यूज़ में नहीं लेगा, तो इसलिए ब्यूप्रेनॉर्फिन नेलोक्सोन हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इंडिया में ब्यूप्रेनॉर्फिन के इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे ब्यूपी जैसे एक हो गया, है ना। हमारे पास ट्रांसडर्मल पैच भी आते हैं जो कैंसर पेशेंट में हम यूज़ करते हैं। हमारे पास सबलिंगुअल टैबलेट्स भी आती है, 0.2 की भी आती थी नेको सप्लाई में पहले, 0.4 2 mg, और अब हमारे पास कॉम्बिनेशन वाली आ रही हैं 2 mg प्लस, जिसमें 1/4 जो है नेलोक्सोन डाला है, तो 2 mg में 0.5 है और इसके साथ 0.1 है। तो ये हम टेक होम में इसको अब दे सकते हैं क्योंकि इसका डाइवर्जन के जो है चांसेस कम है कंपेयर टू प्लेन ब्यूप्रेनॉर्फिन। लीगल स्टेटस क्या है, ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर आती है, इसको साइकोट्रोपिक माना गया है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में इसको शेड्यूल H1 माना गया कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा, कोई भी इसको ऐसे नहीं रख सकता और दे सकता, ठीक है। और इसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही लिख सकता है। और 0.4 और 2 mg जो है इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर द पर्पस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड OST। ये दो स्ट्रेंथ्स हम कॉमनली जो है यूज़ करते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि इट इज़ अ वेरी सेफ ड्रग, वेरी सेफर देन दी इलीगल एंड इलिसिट ओपियोइड्स। अगर सही तरीके से सही मात्रा में हम इसको यूज़ करेंगे, इट इज़ अ वंडरफुल मॉलिक्यूल।